हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट का वीडियो नंबर 8 देखेंगे। विषय है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म did not come about only through war and territorial expansion. Culture played an important role in the creating the idea of the nation. Art and poetry, stories and music helped express and shape nationalist feelings. तो रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने अहम भूमिका निभाई। कला, काव्य, कहानियों, किस्सों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। लेट अस लुक एट रोमांटिज्म, a cultural movement which sought to develop a particular from the nationalist sentiment. आइए हम रोमानीवादी को देखें, जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली criticized the glorification of reason and science and focused instead on emotion, institution and mystical feelings. तो जो ये राष्ट्रीयता की भावना थी, आमतौर पर रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क, वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की और उसकी जगह भावना, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावना पर जोर दिया। उनका जो मेन जो टारगेट था वो था Their effort was to create a sense of a shared collective heritage, a common culture past as the basis of a nation. उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा संस्कृति अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। Other romantics such as the German philosopher John Gottfried Herder (1744 to 1803) claimed that true German culture was to be discovered among the common people, das Volk. जर्मन दार्शनिक यूहाना गॉटफ्रीड जैसे रोमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी। It was through folk song, folk poetry and folk dances that the true spirit of the nation, तो राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जन काव्य, लोक नृत्यों से प्रकट होती थी। इसलिए collecting and recording these form of folk culture was essential to the project of nation building. इसलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्र और करके अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक या जरूरी था। The emphasis is on vernacular language and a collection of local folklore was not just to require an ancient national spirit but also to carry the modern nationalized
nationalist message to large audiences who were mostly literature. स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एक करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भाषा को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था, जिनमें से अधिकतर निरक्षर ही थे. This was especially so in the case of Poland, which had been partitioned at the end of the 18th century by the great power Russia, Prussia and Austria. यह खासतौर पर पोलैंड पर लागू होता था, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया था. Even though Poland no longer existed as an independent territory, national feelings were kept alive through music and language. यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र भूभाग क्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई. मसलन इसका कोरोल करपिंस्की फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेटेड नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेरास एंड म्यूजिक, टर्निंग फोल्क डांसेस लाइक द पोलोनाइज एंड मेजूरका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल्स. तो जो केरल कोरपस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने अपेरा और संगीत से जो गुणगान किया, पोलेनेस और माजूरका जैसे लोक नृत्य को राष्ट्रीय प्रतीक में इसको बदल दिया गया, इसकी पहचान कर ली. लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स. भाषा ने भी राष्ट्रीय भावना के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. आफ्टर रशिया ऑक्यूपेशन द Polish language was forced out of the school and Russian language was imposed everywhere. रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों में बलपूर्वक हटा दिया गया और रूसी भाषा को उसकी जगह जबरन लाद दिया गया. In 1831, an armed rebellion against Russian rule took place, which was ultimately crushed. 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसे आखिरकार कुचल दिया गया. Following this, many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance. इसके बाद इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया. और जैसे Polish was used the church gathering and all religious instruction. तो जो ये भाषा थी, भाषा का नाम था पोलिश. इसमें चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल किया, यानी जो धार्मिक जो प्रोग्राम थे उनके वो अपनी भाषा में ही करते थे. Polish was used church gathering, all religious instruction. As a result, a large number of priests and bishops were put in the jail and sent to the Siberia by the Russian authority as punishment for their refusal to preach in Russian. इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरी और बिशपों को जेल में डाल दिया गया. रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया, क्योंकि उन्हें रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया था. The use of Polish came to be seen as a symbol of the struggle against Russian dominance. जो इसके बाद जो रूसी भाषा थी, पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी. इसके धन्यवाद. इस वीडियो में इतना ही. धन्यवाद.